हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है जिसमें कि आपका रहेगा एचपीजी के रहेगा और मैथ का सेक्शन। जैसे कि आपकी डिमांड थी कि मैथ का सेक्शन लाइए, तो मैथ आप आज से आपका जो वो डेली अपलोड होगा। पिछले दिन भी अपलोड हुआ लेकिन कुछ एरर के कारण उसमें क्या था कि वो वीडियो आधी रही। लेकिन आज का आपके फुल मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ का जो वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ बताया जाएगा। बाकी आपको पता है कि जो आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर उसकी वीडियो भी अपलोड हो रखी है, आधी वीडियो अपलोड हो रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ से बाकी अदर मॉक टेस्ट है वो भी अपलोड हो रखे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है एक दिन छोड़ के, तो आपने क्या करना है 7 बजे जो है 7:30 बजे वीडियो को एग्जैक्ट टाइम पे वॉच आउट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि आपके एचपी पुलिस जो एग्ज़ाम है वो भी अभी एक दो कम से कम 3 मंथ में इसका प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा। 3 मंथ में आपका प्रोसेस जो एग्ज़ाम तक है, 3.5 मंथ लेके चलिए आप, 3.5-4 मंथ में आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट तक वो सारा प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो पटवारी है, जो हिमाचल प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो है वो 2025 से पहले मार्च 2025 से पहले जो है, मतलब इनकी जो 2025 जैसे अप्रैल तक इनकी ज्वाइनिंग होनी है। तो उससे पहले ये एग्ज़ाम भी जो आपका कन्फर्म है कि ये होना ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि सैंज तीर्थन और पार्वती ये किसकी सहायक नदी हैं। सैंज तीर्थन और पार्वती जो है ये किसकी सहायक जो है वो ट्रिब्यूटरी है। तो ये ब्यास की है, सतलुज की है, यमुना की है या रावी की है। तो सैंज तीर्थन और पार्वती ये आपकी ब्यास की है। ठीक है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की सहायक नदी हैं सैंज तीर्थन और पार्वती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है। यहाँ वैदिक नहीं है, संस्कृत नाम है। ठीक है, तो इरावती किस नदी का जो है वो संस्कृत नाम है। तो ये रावी का है, सतलुज का है, ब्यास का है या यमुना का है। तो रावी का, रावी नदी का संस्कृत नाम है आपका इरावती। रावी नदी का संस्कृत नाम है आपका इरावती। और इसका जो वो वैदिक नाम क्या होगा, पुरुषाणी। इसका जो वैदिक नाम है रावी नदी का वैदिक नाम होगा पुरुषाणी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्यास और कोखन। क्यास कोखन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित हो गया। तो क्यास, कंवर, कोखन, सैंज, तीर्थन ये सारे वन्य जीव अभयारण्य जो वो किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे एक बार बता देते हैं आपको। क्यास हो गया, कंवर हो गया, कोखन हो गया। क्यास, कंवर, कोखन, सैंज, तीर्थन ये सारी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्यास, कंवर, कोखन, सैंज, तीर्थन ये जो आपकी वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी सारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो वो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किन्नौर जिले में स्थित लिप्पा आश्रम वन्य जीव विहार जो वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो किन्नौर जिले का जो लिप्पा आश्रम वन्य जीव अभयारण्य है ये किसके लिए ज़्यादा फेमस है। तो ये भालू के लिए है, याक के लिए है, तेंदुआ के लिए, लेपर्ड हो गया या हिरन के लिए। तो ये जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है ये याक के लिए प्रसिद्ध है, याक के लिए फेमस है लिप्पा आश्रम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारगू वन्य जीव अभयारण्य जो वो किस जिले में स्थित हो गया। तो नारगू किस जिले में स्थित है। नारगू हो गया, शिकारी देवी हो गया। ठीक है, नारगू, शिकारी देवी, बांदली ये तीनों जो आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मंडी डिस्ट्रिक्ट, नारगू हो गया, शिकारी देवी हो गया, बांदली हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके तीनों, आपको तीनों हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए। तो ये जो आपके ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तीनों के तीनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी, यमुना नदी जो वो किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर, मतलब हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो वो हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी जो वो किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो नाहन में करती है, पांवटा साहिब में करती है, ठीक है, या खोदरी माजरी में करती है। तो ये करती है आपकी खोदरी माजरी में। ठीक है, खोदरी माजरी में जो वो ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। अब आपने बताना है कि जो आपकी यमुना नदी है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है यमुना नदी है ये किस जगह पर, ठीक है, किस जगह पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। निकलती है उत्तराखंड से, यमुनोत्री से, बंदरपुछ मैसी पहाड़ियाँ उसकी वहाँ से निकलती है यमुनोत्री से। लेकिन आपने ये बताना है कि किस स्थान पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है। तो खादरी माजरी में। और आपका हिमाचल प्रदेश में जो वो कहाँ प्रवेश करेगी वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बसपा किसकी सहायक नदी है। तो बसपा जो आपकी है किसकी सहायक नदी है। तो ये रावी की है,
सतलुज की है, यमुना की है या चिनाब की है। तो बसपा ये किसकी सहायक नदी है आपकी? तो बसपा जो आपकी ये सतलुज की सहायक नदी है। किसकी? सतलुज। सतलुज की जो ये सहायक नदी है बसपा। पीछे आपने थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है खोदरी मांजरी में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो ये प्रवेश करेगी खोदरी मांजरी में, लेकिन जो छोड़ के जाएगी वो ताजे वाला होगा। ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, एक फिफ्थ ऑप्शन लिख लीजिए यहाँ पे, ताजे वाला, ठीक है, ताजे वाला। तो ये करेक्ट कर लेना। ये मैंने इसका ये बता दिया कि हिमाचल में प्रवेश करती है खोदरी मांजरी में, ठीक है। हिमाचल में प्रवेश करती है, इसको करेक्ट कर लेना आप। हिमाचल में जब प्रवेश करती है यमुना, हिमाचल में जब ये प्रवेश करती है तो ये करती है खोदरी मांजरी में, ठीक है, खोदरी मांजरी में। लेकिन जब ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाती है, हरियाणा में जब प्रवेश करती है, हरियाणा में जब ये प्रवेश करेगी तब ये कहाँ पे कौन सी जगह में प्रवेश करेगी? तो वो है ताजे वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना क्वेश्चन को, ताजे वाला, ठीक है। तो ताजे वाला में जो ये कि हरियाणा में प्रवेश कर जाती है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो ये खोदरी मांजरी में। तो ये थोड़ा सा आपका करेक्शन जो आपकी सही कर लेना ये कि यमुना नदी किस स्थान पर जो वो हिमाचल प्रदेश के निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो ये करती है ताजे वाला में, ठीक है। ताजे वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? तो ये जम्मू में करती है, संसारी नाला में करती है, भुजेंद्र में करती है, डोडा में करती है। तो ये करती है भुजेंद्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? तो ये मिलती है खाब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आपका HPGK का, इसके बाद आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट होगा। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी जो आपकी सतलुज की सहायक नदी है, यमुना की, चिनाब की या ब्यास की? तो लूनी जो आपकी है ब्यास की सहायक नदी है। अब चलते हैं मैथ सेक्शन की ओर। आपके इसमें 10 क्वेश्चन थे। अब आपका मैथ का सेक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सम संख्या अलग होती है, भाज्य अलग होती है, अभाज्य अलग होती है, ठीक है, और सम और विषम अलग होती है, भाज्य और अभाज्य। तो सबसे छोटे अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद से डिवाइड होती हो या 1 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर आपकी 3 आ जाएगी, फिर आपकी 5 आ जाएगी, फिर आपकी 7 आ जाएगी, फिर आपकी 11 आ जाएगी। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाए तो वो 4 है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और भाज्य संख्या वो होगी जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। इसके कितने फैक्टर होंगे? जैसे 4 है, इसके 2 से जाती है एक बार, 1 से जाएगी, ठीक है, और 4 से जाएगी, ठीक है। तो जिससे 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाए वो आपकी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या 4 है, उसके बाद आपकी 6 आ जाएगी, फिर 8 आ जाएगी, फिर 9 आएगी। लेकिन यहाँ पे पूछा कि सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? तो ये भाज्य संख्याएं हैं, इन सब को जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो 3 दूनी 6, ठीक है, 6 पंज 30 हो गया। जहाँ भी आपका 2 और 5 का पेयर बन जाए वहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इकाई का अंक हमेशा 0 रहता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि जहाँ भी आपका 2 और 5 का पेयर बन जाए तो आगे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे जो आपका इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जहाँ भी आपको 2 और 5 का, मतलब 5 का आपको किसी भी, जैसे 2 का 5 का आपको 8 के साथ मिल गया, 5 का आपको 4 के साथ मिल गया पेयर, तो वहाँ पे जो आपका इकाई का अंक वो हमेशा 0 रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका ये है कि 432 प्लस 476 प्लस 253 प्लस 243, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें इकाई का अंक क्या आपको पता है कैसे निकालते हैं? लास्ट वाले डिजिट देखते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो आपका बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे यहाँ पर। तो जैसे जैसे बोर्ड मास बोलता है आपने वैसे चलना। बोर्ड मास का आपको पता है कि क्या होता है? फुल फॉर्म बी से हो गया ब्रैकेट, ऑफ से यहाँ से ब्रैकेट आ गया, ऑफ आपका मल्टीप्लाई होता है, डी से आपका डिवीज़न हो गया, एम से आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए से आपका एडिशन हो गया, एडिशन मतलब प्लस करना, एस से आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन मतलब
माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि बोर्ड मास में क्या आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई के बाद आपका एडिशन है। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 आ गया। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस आपकी, प्लस होने की प्रोसेस है। तो 3 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 आ गया, फिर 6 आ गया आपका, फिर +2 आ गया। ठीक है, तो 9 और 6 15 हो गए। ठीक है, 9 और 6 15 हो गए, और आगे क्या आपका 2 है, तो इनको प्लस कीजिए, 9 6 15 2 17। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अपने जो इकाई का डिजिट लास्ट अंक देखना होता है अपने इकाई का अंक। जैसे आपको यहाँ पे देखता हूँ मैं एक 332 गुना 436, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 453। अब आपसे यहाँ पे इकाई का अंक पूछा जाए तो आपने ये वाले नंबर नहीं देखने, सिर्फ आपने लास्ट के डिजिट देखने हैं। ठीक है, तो फिर कर दो मल्टीप्लाई, 2 को 6 से कर दो, 12 आ गए। यहाँ से 12 नहीं लेने, 12 का 2 लेना, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गया। फिर जैसे आपको ऐसे आगे कोई डिजिट 432 मल्टीप्लाई बाय 476 मल्टीप्लाई बाय 475 या 775, ये आ गया आपको। तो यहाँ पे आपने क्या देखना, 2 और 5 का पेयर आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको 0 मिल गई। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा माइंड में रखने की ज़रूरत है, बाकी बिल्कुल इजी लेवल है इसका। बाकी बस बोर्ड मास का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास के बगैर जो आपका आगे कुछ भी नहीं चलेगा, ना सिंप्लीफिकेशन ना आपका नंबर सिस्टम। तो इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, 7। सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 आ गया। उसके बाद प्लस करो, 6 है, फिर 2 है, इन सबको प्लस करो, 9 6 15 2 17, तो 17 आ गए। 17 में आपको पूछा गया यूनिट डिजिट पूछा, मतलब इकाई का अंक पूछा है, तो 7 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल दे रखा है आपको, इकाई का अंक क्या होगा। अब फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए, एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब जैसे आपको पूछा गया 1 फैक्टोरियल, तो 1 को 1 के पीछे से मल्टीप्लाई है। अब आपको पूछा जाएगी 2 का फैक्टोरियल, तो आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पीछे चलेंगे 1, तो 2 आ जाएगा। आपको 3 का फैक्टोरियल पूछा गया, तो फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको 4 का फैक्टोरियल पूछा गया है, तो 4 को आप पीछे से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। सबसे पहले 4 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, फिर 1 लिखो। ठीक है, तो इस तरह फैक्टोरियल की वैल्यू जो वो आ जाती है। तो 4 हैं 12, 12 दूनी 24। ठीक है, फिर आपका 5 का फैक्टोरियल पूछते जैसे, तो 5 को आप फिर मल्टीप्लाई करते चले पीछे से, 5 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो अब 5 चुके 20, ठीक है, 20 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो गया, 2 120 आ गया। ठीक है, 120 आ गया। अब एक बात ध्यान रखना कि 5 के फैक्टोरियल के बाद आगे जो वैल्यू आती है हमेशा 0 आती है। अब आपको यूनिट डिजिट पूछा गया, तो 1 का यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। किस किस का, 1 का यूनिट डिजिट आपका 1 फैक्टोरियल, जैसे 1 फैक्टोरियल पूछा गया उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। 2 फैक्टोरियल पूछा गया, 2 का यूनिट डिजिट भी हमेशा सेम रहेगा, देखो सेम है। 3 का पूछा गया 3 फैक्टोरियल का, तो इसका डबल हो जाता है, 3 का 6। और 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट भी 4 ही रहता है। ये लास्ट वाला जो अक्षर हमें वो देखना होता है। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल का जो यूनिट डिजिट पूछा गया, इकाई का अंक पूछा गया, तो 4 ही होगा। और उसके बाद का पूछा जाए आपको, जैसे 5 का पूछ लिया जाए, 600 का पूछ लिया जाए, 1000 का पूछ लिया जाए, 572 का, इससे 4 के आगे जिसका भी आपको यूनिट डिजिट पूछा जाए 4 फैक्टोरियल के आगे से, जैसे 5 का पूछ लिया, आगे जिस मर्जी रकम का हो उसका आपका जो यूनिट डिजिट पूछा जाए तो वो हमेशा 0 ही रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, तो ये 4 ही होगा। सिर्फ 3 का जो वो डबल होता है, बाकी 4 तक का सेम ही रहता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो एक वर्ग की भुजा, अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, हिंदी में लिखता हूँ भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुणा भुजा इज इक्वल टू क्षेत्रफल। ठीक है, तो बोला कि 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% की परसेंटेज वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पिछले मॉक टेस्ट में शायद आपको बताया होगा। तो अगर नहीं आती निकालने तो 20 को 100 से डिवाइड कर दो, 20 एकम 20, 20 5 100, 1/5 इसकी परसेंटेज वैल्यू हो गई। तो अब बोलते हैं कि वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करी जाए, मतलब वर्ग की भुजा पहले कितनी थी आपकी, अब आपकी परसेंटेज वैल्यू आ गई, अब आपको परसेंटेज देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 20% की वृद्धि करी जाए, तो पहले कितनी थी भुजा, 5 थी। ठीक है, पहले 5 थी,
फिर 6 हो गई, ठीक है। पहले 5 थी ना, फिर 6 हो गई। यहाँ भी फिर पहले 5 थी, फिर 6 हो गई। अब ये आ गया आपके पास वैल्यू, क्योंकि 5 थी 6 हो गई, 20% की वृद्धि हुई, मतलब 1 की वृद्धि हुई। तो 5 थी 6 हो गई, 5 थी 6 हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 आ गया। और 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 आ गया। अच्छा, पहले कितनी थी क्षेत्रफल, बोलते क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्षेत्रफल पहले 25 था, अब कितना हो गया, 36 हो गया। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा कि कम हुआ। तो क्षेत्रफल में जो वो वृद्धि हुई, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई, तो 25 से कितना ज़्यादा हो गया, ये 11। 11 की वृद्धि किस में से हुई, 25 में से हुई, ठीक है। तो 11/25 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 11 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 40। तो 40% की जो इसमें जो वो वृद्धि हो गई, 40% की इसमें 44% की इसमें वृद्धि हुई, क्योंकि पहले 25 था, अब कितना हो गया, 36 हो गया। अगर कमी पूछता तो कमी होती, ठीक है। क्षेत्रफल पर प्रभाव पहले यहाँ बढ़ी है, अगर यहाँ पे कमी पूछता कि 20% की कमी होती है तो कमी होती, तो कमी हो जाती। लेकिन यहाँ वृद्धि पूछी है तो 5 से 6 होगी, 5 से 6 होगी, तो 44% की वृद्धि हुई इसमें। परसेंटेज का क्वेश्चन, आपको परसेंटेज वैल्यू आनी चाहिए, बाकी आगे ईजी होते हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज मैथ का। ये भी आपका आ गया नंबर सिस्टम से। भाजक 32 भागफल 11 और शेषफल 5 है, तो भाज्य क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये क्या होता है आपका, ये भाज्य होता है, ठीक है। ये आपका भाजक होता है, ये आपका भागफल होता है, ये आपका भागफल रहेगा, और ये शेषफल रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस करके जो आपका भाज्य आ जाता है, तो इसका फार्मूला बन गया सिंपल से खुद ही। तो भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला वैसे लेकिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप भाज्य को भागफल से मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को प्लस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो भाज्य कितना, आपका भाज्य निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कितना है, 32 है, ये कितना मल्टीप्लाई बाई 11 है, और प्लस कर दो 5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, प्लस 5। तो 32 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, 32 2 आ गया, 3 2 5 आ गया, और 3 आ गया, ये आ गया आपका 357। तो 357 जो आपका ये क्या है, भाज्य आ जाएगा। बस सिंपल के सब प्रोसेस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी आपने 15 क्वेश्चन इसमें से बताना कि कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर जो वो कितना रहा है।